हेलो, वेलकम यू ऑल क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत सारे एग्ज़ामों में जो है आते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और यह वीडियो आज थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि यह प्रीमियर होगी अब कम से कम 8:30 के आसपास, 8:30 के अप्रॉक्स। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए, तो एक बार बता दें आप लोग चैट बॉक्स में सभी लोग कैसे हैं। आप लोग सभी लोग अच्छे से हैं और लाइव में जितने सारे जुड़ेंगे वो सारे अपना नाम जो है चैट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। तो हम लोग चलेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम लोग इस वीडियो में 25 एमसीक्यू के अप्रॉक्स करने वाले हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं चैप्टर फर्स्ट के, तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे, उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने लगी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क लिबर्टी लीडिंग द पीपल। हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क लिबर्टी लीडिंग द पीपल। कौन यह जो फेमस आर्ट वर्क है लिबर्टी लीडिंग द पीपल, वह कौन पेंट किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पैब्लो पिकासो, ऑप्शन नंबर सेकंड यूजीन डेलाक्रॉक्स, ऑप्शन नंबर 3 लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर 4 विंसेंट वैन गोग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करते रहें। यस, व्हाट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो हु इज यूजीन डेलाक्रॉक्स। तो यूजीन डेलाक्रॉक्स इज अ फ्रांसिस्ट आर्टिस्ट ऑफ फ्रांस, ओके, जो कि रोमांटिसिज्म जो एक इरा चला था, रोमांटिसिज्म इरा के ये क्या थे, एक बहुत ही बड़े पेंटर थे, बहुत ही बड़े पेंटिंग बनाते थे ये, ओके। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा और कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह जो पेंटिंग है वह क्या है, उसमें दिखाया गया है कि द मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का मूवमेंट है, एक रिवॉल्यूशन का पल है, जहाँ पे आपको यह दिखाया जा रहा है कि वहाँ के जितने सारे पीपल हैं वो क्या किए हुए हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हाथ में हथियार उठाए हुए हैं और अपने फ्रीडम के लिए, अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। योर सेकेंड क्वेश्चन इज विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर नेपोलियन डिफीट इन 1815। 1815 में जो है नेपोलियन की हार होती है, उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन की जाती है। फर्स्ट है ऑप्शन ट्रीटी ऑफ वर्साई, सेकेंड इज ट्रीटी ऑफ पेरिस, थर्ड ऑप्शन इज ट्रीटी ऑफ वियना, फोर्थ ऑप्शन इज ट्रीटी ऑफ रोम। जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें, विच इज़ द करेक्ट आंसर। आई विल गिव यू 10 seconds. Within 10 seconds you have to answer these questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Your time's up. What is the correct answer of this question? Treaty of Vienna. Option number C is the correct answer. Which is the correct answer? Option number C. तो जब नेपोलियन डिफीट होते हैं 1815 में, तो उसके बाद जाके फिर वहाँ पे क्या होता है, एक ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन की जाती है, 1815 में। यह जो है प्रेब कंट्रीज के द्वारा साइन की जाती है। कौन सी कंट्रीज होती है, प्रेब कंट्रीज। P फॉर प्रूसिया, R फॉर रसिया, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड B फॉर ब्रिटेन। ये चारों देश मिलकर क्या करते हैं, एक साइन करते हैं, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। और इसमें जो बताया गया था कि जितने सारे नेपोलियन के द्वारा चेंजेस किए गए थे उसको फिर से क्या करना है, लागू करना है और कंजर्वेटिव्स को आगे बढ़ाना है। और जो बॉर्बन डायनेस्टी था, जिसके लुइस 16 क्या थे, राजा थे, जिनको मार के भगा दिया गया था, उसको फिर से क्या करना है, बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से रीस्टोर करना है। और जितने सारे स्टेट्स फ्रांस के राउंड थे सबको कंजर्वेटिव्स के पास दे देना है। कंजर्वेटिव में उसके बाद क्या हो जाता है, 1815 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है फ्रांस में, ओके। हम लोग अब चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का थर्ड क्वेश्चन है, हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना।
जो वियना की संधि हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो उसको होस्ट कौन किए थे? तो फर्स्ट है ओटोमन बिस्मार्क, सेकेंड है ड्यूक मेटरनिक, थर्ड है नेपोलियन बोनापार्टे, फोर्थ है गैरिबाल्डी। तो ओटोमन बिस्मार्क को हम लोग जानते हैं किसके लिए? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए हम लोग किसको जानते हैं? ओटोमन बिस्मार्क को जानते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट तो पता ही था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया, उसको जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था उसके बाद जाके ये जाके क्या होता है? कांग्रेस ऑफ वियना साइन होता है। तो ये ऑप्शन तो पहले कट गई, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गए, और गैरिबाल्डी भी नहीं होगा, इसको यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूक मेटरनिक इज योर राइट आंसर। विच इज योर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ड्यूक मेटरनिक इज योर राइट आंसर। तो हम लोग जो है अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हु बिकम द फर्स्ट जर्मन एम्पेरर आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मन का जो यूनिफिकेशन हुआ था उसके बाद जो है फर्स्ट जर्मन एम्पेरर कौन बने थे? फर्स्ट जर्मन एम्पेरर कौन बने थे? इसको जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों के सामने 15 सेकेंड का जो है टाइमर दिया जा रहा है। 15 सेकेंड के बाद इसका आंसर हम आपके सामने लाएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। योर फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन इज नेपोलियन थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इज गैरिबाल्डी, थर्ड ऑप्शन इज गैरिबाल्डी एंड फोर्थ ऑप्शन इज मज़नी। राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। जल्दी से चैट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लिखें। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, विलियम फर्स्ट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? विलियम फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नन एज द फादर ऑफ इटालियन नेशनलिज्म। इटालियन नेशनलिज्म के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है, विक्टर एमैनुअल सेकेंड को कहा जाता है, या फिर गिउसेप्पे मैज़नी को कहा जाता है, या फिर कैवोर को कहा जाता है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। हु इज नन एज द फादर ऑफ इटालियन नेशनलिज्म। 10 सेकेंड्स आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। गैरिबाल्डी, विक्टर एमैनुअल सेकेंड, गिउसेप्पे मैज़नी, और ऑप्शन नंबर डी इज कैवोर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, गिव द आंसर फास्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यह जो है गिउसेप्पे मैज़नी जो थे वो क्या थे? सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करते हैं, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। तो जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें कि यंग इटली जो होता है वो कहाँ पे बनाया जाता है, और यंग यूरोप कहाँ पे फॉर्म किया जाता है। मर्साई में कौन किया जाता है? मर्सलीज में, और या फिर जो बर्न में है उसमें कौन सा किया जाता है? जल्दी से आप लोग किस सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाता है, या आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से करें। हम लोग जल्दी से एमसीक्यू को आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे हर एक चैप्टर का हम जो है आपके सामने 50 to 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू हर चैप्टर का आपके सामने लाएंगे, और आपको ये वीडियो डेली देखनी है। 50 एमसीक्यू का सीरीज हम लोग वीक में एक बार लाएंगे, हर एक चैप्टर का अलग अलग। तो टोटल 14 और 15 चैप्टर हैं, और 14-15 चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे 14-15 वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और इससे ज़्यादा आपके 10th क्लास में कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक में। इसमें हम लोग सारे तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और यह जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के पेज फर्स्ट का ही ये क्वेश्चन है। हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो फर्स्ट पेज में जो फिगर दिया गया है वह जो है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो फिगर है उसको पेंट कौन किए थे? तो पहला लाइन भी उसी में लिखा हुआ है, फ्रेडरिक सूडो, नेपोलियन बोनापार्ट, गिउसेप्पे मैज़नी, ओटोमन बिस्मार्क। जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर, ये आप लोग बताएं चैट बॉक्स में। यस, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक सूडो इज द राइट आंसर। फ्रेडरिक सूडो इज द राइट आंसर। वेरी गुड, नाउ प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ रिसोर्स कैन बी रिन्यूड नेचुरली। इनमें से कौन सा संसाधन जो है प्राकृतिक रूप से क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेचुरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कोल को हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, अगर एक बार इसका यूज कर लिए हैं तो नहीं हो सकता है। पेट्रोलियम तो नहीं, एक बार अगर
अगर ऐसा होने लगे पेट्रोलियम अगर हम खर्च करें फिर से हो जाए तो कितना अच्छा होगा, बेहतर होगा हम लोग के लिए। बाइक में आराम से क्या करेंगे, एक बार पेट्रोल भराएंगे, फिर उसी को ख़त्म करेंगे, फिर उसी से पेट्रोलियम बनाएंगे, फिर उसी से पेट्रोल डलवाएंगे और फिर हम आराम से चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विंड, हवा, हवा तो एक बार यूज़ करेंगे तो उसका हम क्या कर सकते हैं, फिर से दोबारा भी हवा चलेगा, फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो विंड जो है एक तरह का क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सॉइल इज़ आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की जो खेती होती है, कॉटन का जो खेती होता है, कॉटन कल्टीवेशन होता है, उसमें से कौन सी मिट्टी जो है वह सबसे उपयुक्त है। एलुवियल सॉइल नहीं होगा, ब्लैक सॉइल इसमें भी नहीं होगा, रेड सॉइल, जल्दी से बताएं, रेड सॉइल होगा, लिटराइट सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल होगा या एलुवियल सॉइल होगा। व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर। यस, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लोग हम पढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच मेथड हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इनमें से कौन सा मेथड है जो सॉइल इरोजन को क्या करता है, रोकता है। जो सॉइल इरोजन कहते हैं कि इसको सबसे पहले आप इसका आंसर दें। वेदरिंग और सॉइल इरोजन होता क्या है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स का टूटना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। ओके, जो सिंपल पार्टिकल्स में लोग क्या टूटता है रॉक्स, वो क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। और वही जो टूटने के बाद हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या बाढ़ उड़ाता है उसके द्वारा, नदी के द्वारा जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है मिट्टी के टॉप मोस्ट लेयर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कह देते हैं। टूटेगा उसको वेदरिंग कहेंगे, और टूटने के बाद जो दूसरे जगह वह डिपॉजिट होगा जाके, उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। वेरी गुड। सेकेंड इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो होता है एक तरह का कल्टीवेशन होता है जो कि माउंटेन्स पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, माउंटेन्स पे किया जाता है। और इसको इसीलिए किया जाता है कि जो माउंटेन से जो है मिट्टी का वो क्या हो, नीचे ना आए। तो वहाँ पे जो है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो टेरेस फार्मिंग का करते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, विच रिसोर्स इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। इनमें से कौन सा जो रिसोर्स है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आदमी के द्वारा बनाया जाएगा, गलत। रिवर जो नदी होती है वो आदमी के द्वारा बनाई जाती है, ये भी गलत है। और रोड, रोड किसके द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है, विच इज द करेक्ट आंसर, रोड। रोड इज योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटिक रिसोर्स। इनमें से कौन सा जैविक संसाधन बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। आयरन, आयरन बायोटिक होता है। बायोटिक कहते हैं किसको, सबसे पहले ये बताएं, व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स। जो लिविंग होते हैं, क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो आयरन लिविंग नहीं है, वाटर लिविंग नहीं है, एयर लिविंग नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लांट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स के क्वेश्चन की ओर। सिविक्स में आपका पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग इन द चैप्टर। जो चैप्टर फर्स्ट है सिविक्स का, उसमें से जो है कौन सा पावर शेयरिंग का एग्जांपल है। इंडिया के बारे में बताया गया है, या बेल्जियम के बारे में, या चाइना के बारे में, या नेपाल के बारे में। कमेंट में इन द चैट बॉक्स, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग इस चैट बॉक्स में कमेंट करें। इंडिया, बेल्जियम, चाइना, नेपाल, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या होता है, एकोमोडेशन होता है कि नहीं होता है, यस और नो जल्दी से चैट बॉक्स में करें। क्या बेल्जियम में एकोमोडेशन होता है कि नहीं होता है पावर शेयरिंग का। तो हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन सिविक्स की ओर। वह है, विच कम्युनिटी फॉर्म्स द मेजोरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो होता था वह कौन सी कम्युनिटी सबसे मेजोरिटी थी, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी। जर्मन बोलने वाले की, फ्रेंच बोलने वाले की, या डच बोलने वाले की, या इटालियन बोलने वाले की। तो इटालियन बोलने वाले तो थे ही नहीं। उसके बाद फ्रेंच बोलने वाले जो थे
वो थे और जर्मन स्पीकिंग पीपल थे और डच स्पीकिंग पीपल थे। डच तो 1% के था, तो नहीं, 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। ओके, तो बताएं फ्रेंच होगा या डच होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी, डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो सबसे ज़्यादा थे, जो कि फ्लेमिश रीजन के थे। किस रीजन के थे? फ्लेमिश रीजन के थे। तो चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वह किस रीजन के थे। या अगर फ्लेमिश रीजन के थे तो यह किस रीजन के थे, ये आप लोग क्या करेंगे? चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से जरूर कीजिए। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करें, आप लोग लाइक करें जरूर। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है उसका हॉरिजेंटल वे क्या होता है? तो लेवल्स जो होते हैं वे क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। लेवल्स क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। मतलब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और जो हम लोग लोकल बॉडी देखते हैं ये क्या होते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि ये क्या है? वर्टिकल है। लेकिन हॉरिजेंटल कहते हैं जो ऐसे चलते हैं, एक साथ पूरे देश में चलेंगे, तो वो क्या होते हैं? तो लेगिस्लेचर होते हैं। जहाँ पे लॉ बनता है उसको लेगिस्लेचर कहते हैं। इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। और यह जो लॉ होता है वह इसको इंटरप्रेट्स, इसको डिफाइन, इसकी व्याख्या कौन करते हैं? तो जुडिशरी करते हैं। तो ये क्या है? हॉरिजेंटली जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है? विच इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? इनमें से कौन सा एग्जांपल हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है? तो लेवल्स तो नहीं होते हैं। लेवल्स क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये होते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पावर एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। तो ऑर्गन्स कितने तरह के होते हैं? 3 बता दिया। एक लॉ मेकिंग बॉडी, इसको लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव, एंड इंटरप्रेट्स द लॉ जुडिशरी। Now proceed to our next question. Which organ interprets the constitution? इनमें से कौन सा संविधान का जो है व्याख्या करता है, वो कौन सा अंग है? तो अभी जस्ट मैंने इसका आंसर दिया था, जुडिशरी इज द राइट आंसर। विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स होता है न्यायपालिका। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। जो कोर्ट कचहरी होता है वो किस में आता है? जुडिशरी में आता है। जो पार्लियामेंट होता है वह किस में आता है? लेजिस्लेचर में आता है। और जितने सारे मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किस में आते हैं? जुडिशरी में आते हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में ज़्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इंडिया इज अ डैश कंट्री? इंडिया इनमें से कौन सा कंट्री है? यूनिटरी कंट्री है, फेडरल कंट्री है, डिक्टेटरशिप है, या फिर मोनार्की है? इंडिया में क्या है? एक ही तो नहीं है, स्टेट भी है और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो यूनिटरी तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत। डिक्टेटरशिप ऐसा नहीं है कि एक ही यहाँ पे जो है उसका मनमर्जी चल रहा है। मोनार्की भी नहीं है, राजा रानी का भी शासन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फेडरल। इंडिया कैसा कंट्री है? एक फेडरल कंट्री है, जहाँ पे इसका जो पावर है वह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 या 2 से अधिक लेवल्स में। भारत में टोटल 3 लेवल्स में क्या है? पावर्स को शेयर किया गया है। ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉलोड इन बेल्जियम? बेल्जियम में कौन सा गवर्नमेंट अभी चल रहा है? तो डिक्टेटरशिप वहाँ पे चल रहा है? नहीं। मोनार्की चल रहा है? नहीं। फेडरल गवर्नमेंट चल रहा है? तो चल ही रहा होगा। मिलिट्री रूल तो नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी, फेडरल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। विच इज द राइट आंसर? फेडरल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अपना अगला क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज टू कंपेयर कंट्रीज? इनमें से क्या चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? देश की तुलना करने के लिए किस सूचक का उपयोग, किस इंडिकेटर्स का यूज हम लोग कर सकते हैं? कोई भी देश कितना आगे है नहीं है। तो लिटरेसी रेट से तो हम लोग नहीं कर सकते, पढ़ा लिखा से अगर करने लगे तब तो हो ही गया। पॉपुलेशन से भी नहीं करेंगे। अगर पॉपुलेशन से होना होता तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा रहता। एरिया के अकॉर्डिंग भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक ही बचता है, क्या चीज़? पर कैपिटा इनकम। तो आप लोग ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं? और छांट के उसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी इस चीज़ का मालूम है तो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट करना है। तो यह कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? WHO, यूनेस्को, UNDP या फिर IMF?
द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज UNDP इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ओके, तो आप लोग चैट बॉक्स में बताएं वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, तो सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है यूजिंग ऑल रिसोर्सेज क्विकली, जल्दी से सब रिसोर्स का यूज कर लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। या फिर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन बढ़ेगा तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो कोई भी रिसोर्स का इस तरह से बैलेंस तरीके से यूज करना ताकि इसका जो फ्यूचर हो वह इम्पैक्ट क्या हो, ज़्यादा खतरनाक ना हो। ओके, फ्यूचर में कुछ बचे ही ना, तो वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो एक ऐसा व्यवस्था जो बैलेंस तरीके से रिसोर्स का यूज कर सके और यह क्या हो, फ्यूचर के लिए भी क्या हो, सिक्योर करके रखा जा सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो रिसोर्स को ज़्यादा यूज कर लेंगे तो यह भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी फिर भी नहीं है। तो यूजिंग ओनली फॉसिल फ्यूल्स का ही हम लोग यूज़ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आने वाले कुछ समय में ख़त्म ही होने वाली है। तो यह क्या होगी, यह भी आंसर गलत हो जाएगी और ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, जहाँ पे आप लोग को फ्यूचर दिखे, फ्यूचर जनरेशन लिखा हुआ मिले, वही जो होगा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपको फ्यूचर जनरेशन का क्या मिले, विदाउट हार्मिंग, वैसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन को हार्म ना करें, ठीक, और रिसोर्स को बैलेंस तरीके से यूज करें, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पब्लिक फैसिलिटी, इनमें से कौन सा जो है वो पब्लिक फैसिलिटी है। तो शॉपिंग मॉल क्या होता है, यह भी है पब्लिक फैसिलिटी ही, लेकिन इसमें आप थोड़ा बदमाशी कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो क्या होगा, आपको भगा भी दिया जा सकता है मॉल से, क्योंकि यह प्राइवेट कंपनी के द्वारा रन किया जाता है। सेकेंड है स्कूल, स्कूल जो होता है वह होता है पब्लिक फैसिलिटी, कंप्लीटली क्या होता है स्कूल, पब्लिक फैसिलिटी होता है। सिनेमा हॉल भी पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, ये पब्लिक के लिए है लेकिन पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक को सुविधा देने के लिए यह नहीं है। ठीक, रेस्टोरेंट यह भी प्राइवेट ही है, यह भी पब्लिक नहीं है। तो पब्लिक कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या है, पब्लिक है। तो स्कूल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डेवलपमेंटल गोल, इनमें से कौन सा जो है विकास के रूप में, गोल के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉल्यूशन, सेकेंड है बेटर हेल्थ केयर, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, करप्शन को बढ़ावा दे के, इलिटरेसी जो अज्ञानता है, असाक्षरता है, उसको बढ़ावा दे के। तो हम लोग बेटर हेल्थ केयर को करके क्या कर सकते हैं, अच्छे से सारे कुछ को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ओके, देखो डेवलपमेंट गोल्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो डेवलपमेंट गोल्स हमारा होना चाहिए उसका मेन फोकस क्या है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ का जो क्वालिटी है उसको अच्छा करना, इम्प्रूव करना। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो क्या होना, हाई होना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से जीना। लेकिन जो पॉल्यूशन है, करप्शन है, इलिटरेसी है, वह क्या है, एक निगेटिव इशूज है, क्या है, निगेटिव इशूज हैं। ओके, और बेटर हेल्थ केयर क्या है, एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य रहेगा तो सारा कुछ अच्छा रहेगा। व्हाट इज द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है डेवलपमेंट का। तो ओनली इंक्रीजिंग इनकम, क्या इनकम को बढ़ावा देना मेन होना चाहिए डेवलपमेंट का, तो नहीं। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम का बढ़ना नहीं होता है, बहुत सारे जो अमीर अमीर आदमी हैं वो भी क्या हैं, विकास का यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। इम्प्रूविंग पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आदमी के क्वालिटी को क्या कर सके, बढ़ा सकें, यह तो लग रहा है थोड़ा सा होगा। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ाना हमारा मेन डेवलपमेंट है, तो यह सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, केवल इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे तो पॉल्यूशन खुद ब खुद बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सटीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इम्प्रूविंग पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट का जो है प्राप्त कर सकते हैं, डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, आइडियाज़ ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। जो लिबरल नेशनलिज्म थे उसके आइडियाज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इनका जो मेन आइडियाज़ है, 3 मुख्य आइडियाज़ हम लोग देखेंगे। जो लिबरल नेशनलिज्म थे उनका क्या क्या था। पहला था इंडिविजुअल फ्रीडम। तो जितने सारे इंडिविजुअल होते हैं सबके यह क्या करता है, फ्रीडम का बात करता है, स्वतंत्रता का बात करता है। तो लिबरल नेशनलिस्ट बिलीव दैट एवरी सिटीजन शुड इंजॉय फंडामेंटल राइट्स। जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो किस चीज़ में विश्वास करते थे कि जो सभी सिटीजन हैं, एवरी सिटीजन जो है वो क्या करे, अपना फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय करना चाहिए। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, बोलने का आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, ठीक है, कानून के समानता होना चाहिए, कोई भी कानून से बड़ा नहीं होगा। एंड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धार्मिक स्वतंत्रता है वह भी क्या होनी चाहिए, हम लोग को मिलनी चाहिए। किनका था मेन आइडिया, तो इंडिविजुअल फ्रीडम के तहत किसका, लिबरल नेशनलिज्म का था। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, प्रत्येक आदमी को अपना क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ठीक, तो यह किस चीज़ में विश्वास करते थे, तो फंडामेंटल राइट्स जो है सभी को मिलना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो। सेकेंड था गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सेकेंड इज योर गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो सहमति से शासन हो। सहमति से शासन का मतलब है जो वहाँ पे पीपल हो उसके द्वारा क्या किया जाए, अच्छे से जो है गवर्नमेंट को चलाया जाए। गवर्नमेंट जो हो वह ज़बरदस्ती किसी के ऊपर न प्रेशर बना रहा हो, ना स्ट्रेस दे रहा हो, और वह जो है आदमी के सुख सुविधा के लिए काम करे, उसमें मोनार्की ना हो, ठीक है, किसी को जन्म के आधार पर प्रिविलेज ना मिला हो। ये सारी चीज़ें को हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। दे एडवोकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वह कैसे गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान के रूप से चले, और वह रिप्रेजेंटेटिव हो, जो चुना जाए गवर्नमेंट, जिसको जनता का प्रतिनिधित्व करके भेजा जाए, वह सरकार चलाना क्या होता है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट कहलाता है। जिसमें रूलर्स क्या होते हैं, डिराइव देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। जो ऑथोरिटी गवर्नमेंट जो चलेंगे, जो रूलर्स होंगे, वह किस पे चलेंगे, तो आदमी के द्वारा जो उनको पावर दिया जाएगा उस पे चलेंगे। रादर देन फ्रॉम हेरिडेटरी प्रिविलेज, जो जन्म के आधार पर प्रिविलेज मिला हुआ है, उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, उस पर ना चलते हुए। एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, जो मोनार्की था उससे भी हट के जो हो, वैसा यह जितने सारे नेशनलिज्म लोग थे वो चाहते थे उस टाइम। थर्ड था नेशनल यूनिटी एंड सॉवरेनिटी। क्या है, नेशनल यूनिटी एंड सॉवरेनिटी, जो राष्ट्रीय यूनिटी है, एकता है, और सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। संप्रभुता उसको कहते हैं जहाँ पे कोई भी अपना एक कंट्री जो है वह अपना डिसीजन लेने के लिए सेल्फ में क्या हो, पर्याप्त हो, इनफ हो। वह दूसरे कंट्री के दबाव में न रहे, दूसरे कंट्री के प्रेशर में न रहे, और अपना जो है सारा का सारा क्या करें, पावर का यूज करके अपने कंट्री को चला सके, किसी दूसरे देश का जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, उसको हम लोग सॉवरेनिटी कहते हैं। और एकता बनाए रखेंगे और संप्रभुता बनाए रखेंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा, अच्छा होगा। यही जो था लिबरल नेशनलिज्म का क्या था, आइडिया था। तो पहला क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरा था गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और तीसरा था नेशनल यूनिटी एंड सॉवरेनिटी। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, आंसर अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इसको लिख लेना है। ओके, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसके तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ऐसा क्या था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो पूरे जो यूरोप में नेशनलिज्म था उसको इंस्पायर कर दिया कि नहीं हम लोग के साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत जो है हम लोग को देखने के लिए मिला था द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। जो संप्रभुता था, जो फ्रांस पूरा अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर क्या कर रहा था, किसी अन्य देश को, किसी अदर कंट्री को प्रभावित नहीं होने दे रहा था, या अपना स्वयं का फैसला ले रहा था, हर एक चीज़ करते हुए अपने देश को आगे बढ़ा रहा था। तो यही चीज़ पूरे यूरोप में को क्या लगा, अच्छा लगा। तो पहला क्या हम लोग देखेंगे, द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। जो सॉवरेनिटी, जो संप्रभुता का आइडिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वह सारे नेशनलिज्म को क्या किया, इंस्पायर किया। इट प्रोक्लेम्ड दैट द पीपल रैदर देन अ मोनार्क वेयर द ट्रू सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक, यह जो होता है पीपल के द्वारा क्या किया गया, प्रोक्लेम किया पीपल को कि आप लोग मोनार्क से क्या होइए, हटिए, और जो है जो नया पावर आया है जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का है उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में लागू करेंगे। सेकेंड था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वल राइट्स। जो वहाँ पे सारे आदमी को क्या दिया गया था, इक्वल राइट्स का दर्जा मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक, तो जो
अमीर और गरीब के बीच जितना सारा पार्ट बटा हुआ था, चाहे क्लर्जी हो चाहे नोबिलिटी हो, सब में क्या हो गया था, समानता आ गया था। तो यही था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वल राइट्स। वहाँ पे जो सभी आदमी क्या थे, ऑल सिटीजन्स वेयर ग्रांटेड इक्वली बिफोर लॉ। जितने सारे थे फ्यूडल प्रिविलेजेस वेयर एबॉलिश्ड। जो फ्यूडल प्रिविलेज थे, जो जन्म के आधार पे उनको क्या मिलता था, प्रिविलेज मिलता था, विशेष अधिकार मिलता था, उसको एबॉलिश कर दिया गया। और जो जितने सारे सिटीजन थे सबको कानून के नज़र में बराबर माना जाने लगा। ओके। उसके बाद फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप। जो नागरिकता है एक तरफ सबको, सारे सिटीजनशिप को क्या होने लगा, सब एक तरह के हैं, एक जैसे ही हैं। ठीक। तो थर्ड है नेशनल सिम्बॉल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जो वहाँ पे किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या किया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक नेशनल सिम्बॉल्स को लाया गया, जिससे ताकि सारे जगह को हम लोग क्या कर सके, एक सिम्बॉल्स के नीचे ला सके। जैसे हमारा क्या भारत माता है, भारत माता, तो वहाँ पे सारे सिम्बॉल्स को या फिर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, जैसे कि पेट्रियोटिक हैम्स बनाए गए थे जो एकदम नारा लगाते थे। एंड द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स क्रिएटेड अ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। जो वहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग को अपनाया गया था, या फिर जो पेट्रियोटिक हैम्स जो होते हैं, जो क्या कहते हैं, देशभक्त को बढ़ावा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक। ये सारा चीज़ वहाँ पे गाया जाने लगा, सब एक साथ एक सुर में गाए, और सभी लोग जो है एक साथ आके क्या किए, अपना एक नया सिम्बॉल्स बनाए, नया इंस्टीट्यूशन बनाए और फ्रेंच को आगे बढ़ाए। और यही सब चीज़ जो था वह क्या किया, जितने सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे वह उनका आइडिया सारे यूरोप को पसंद आया, और यही जो था वह सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वहाँ के नेशनलिज्म को। ठीक है, जो राष्ट्रवाद थे उसको यह क्या किया, इंस्पायर किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यही सारा पॉइंट आप लोग को एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ क्यावोर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और सेकेंड जो हम लोग देखेंगे रोल ऑफ ओटोमन बिस्मार्क। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से एग्जाम में देख के जाना है, और ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। तो रोल ऑफ ओटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के एकीकरण में जो है वह ओटोमन बिस्मार्क का क्या रोल था, क्या इनका। उसके बाद जाकर फिर इटली के यूनिफिकेशन में जो है, इटली के एकीकरण में जो है केवर का क्या रोल था, उसके बारे में आप लोग को अच्छे से लिखना है। तो आंसर आपको दिया गया है, उसको एक बार देख लीजिए, और यही आंसर जाके आपको एग्जाम में लिख देना है। पॉइंट वाइज आपको दिया गया है सारा का सारा आंसर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर बाद में इस चीज़ को देख के लिख लें। तो यह वीडियो थोड़ी सी 25 या 33 मिनट की हो चुकी है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करके जाएं एग्ज़ाम में। और इसको एक बार जो है 2x मोड पे भी देख लें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको लगे कि यह वीडियो अच्छा है, वो शेयर किया जाए, तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ जो क्लास 10th में होंगे। तो और बहुत सारे MCQ के सीरीज़ भी हम लोग लाने जा रहे हैं। अब हर वीक जो है हर एक चैप्टर का क्या आएगा, MCQ सीरीज आएगा, आपको वो सारे के सारे MCQ को कंप्लीट करनी है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।